Assalamu alaikum, dear students. Welcome to chemistry class for grade 10. Today we are going to complete the exercise and numericals of chapter number 1, chemical equilibrium. That is actually mentioned in your book as chapter number 9. So this is your first chapter, and now we are going to do exercise first. Here you can see on page number 16 you will have exercise with multiple choice questions first. Put a tick on the correct answers. The characteristics of reversible reactions are the following except. रिवर्सिबल रिएक्शन की इनमें से तमाम खसूसियात हैं सिवाय एक के, एक्सेप्ट मीन सिवाय एक के. प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, यानी इसमें प्रोडक्ट मिलकर दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बनाते. दे नेवर कंप्लीट, ये कभी मुकम्मल नहीं होते, यानी ये रिएक्शंस कभी भी मुकम्मल नहीं होते. दे प्रोसीड इन बोथ वेज, ये दोनों तरफ यानी फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं. दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनमें डबल एरो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान ज़ाहिर किया जाता है. तो जैसे कि हमें पता है कि इसमें आंसर जो है हमारा कौन सा हो सकता है कि दे नेवर कंप्लीट, और ए में से प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. तो कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको लग रहा है कि सही है और यानी वो रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात नहीं है? तो जैसा कि हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड भी होता है, इसमें डबल एरो भी लगाया जाता है, और ये कंप्लीट नहीं होता क्योंकि कभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं और कभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं. लिहाजा हमारा ए ऑप्शन इसमें सही लग रहा है क्योंकि प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट. तो ऐसा कभी नहीं होता कि प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट बना सकते हैं और रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में तब्दील हो सकते हैं. सेकेंड इज़ इन द लाइम किल द रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन होता है? इसे आप किल जो है वो भट्टी को कहते हैं, यानी आतिशी भट्टी जिसे कहा जाता है, जहाँ पर ईंटों को बाकायदा तौर पर जला के ईंटें तैयार की जाती हैं. सो कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गोज़ टू कम्प्लीशन बिकॉज, ये रिएक्शन जो है उन्होंने कहा है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये कंप्लीट हो रहा है. क्यों कंप्लीट हो रहा है? ऑफ हाई टेम्परेचर, बी ऑप्शन. कैल्शियम ऑक्साइड इज़ मोर स्टेबल दैन कैल्शियम कार्बोनेट. सी भी देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स कॉन्टीन्यूसली एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज़ नॉट डिसोसिएटेड. पहला पॉइंट बता रहे हैं कि ये रिएक्शन चूँकि हाई टेम्परेचर पर होता है इसलिए कंप्लीट हो जाता है. इसमें कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होती है कैल्शियम कार्बोनेट के मुकाबले में. तीसरा पॉइंट है CO2 एस्केप्स कॉन्टीन्यूसली. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंटेनर से मुसलसल बाहर निकल रही होती है, और हो सकता है कि ये बिल्कुल हमने ओपन फ्लास्क में किया, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि क्लोज फ्लास्क में ज़्यादातर रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड इज़ नॉट डिसोसिएटेड, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें यानी डिसोसिएट नहीं होती, टूटती नहीं है. Now which option which you think is correct? So option number, yes, option number C. Option number C is correct. Why? Because carbon dioxide is continuously escaping from the flask because it is normally taking place in the open flask. Open flask means कि खुले फ्लास्क के अंदर हम ये रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसल जो है वो वहाँ से स्केप कर रही है. अब जो आपका जो रिजल्टेंट वहाँ पर रिएक्टेंट मौजूद है वो सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड है, और अगर कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा. तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन कंप्लीट इसलिए हो गया है कि अब एक रिएक्टेंट हमारा यहाँ से मिसिंग है. वो कहाँ चला गया है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो स्केप कर गया है. तो जब रिएक्टेंट ही पूरे नहीं होंगे तो रिएक्शन भी वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. Now the third one, for the reaction 2A plus B in a reversible reaction on both sides 3C. सपोज उन्होंने किया है कि दो ये रिएक्टेंट्स हैं आपके A प्लस B, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में बना रहे हैं C. द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, आपने इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनानी है, दैट इज Kc. And we know very well that Kc is equals to molar concentration of product divided by molar concentration of reactants. So what you are gonna do, आप क्या करेंगे? अब
आप देखेंगे कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो ये है, एरोस के बाद जो है वो प्रोडक्ट है, एरोस से पहले रिएक्टेंट्स हैं A + B। अब आपने एक AC की एक्सप्रेशन बनानी है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रोडक्ट वाले हिस्से को देखेंगे कि प्रोडक्ट न्यूमरेटर में कहाँ लिखा है। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ न्यूमरेटर में रिएक्टेंट्स लिखे हैं, प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो C और D हैं, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि 3C लिखा है, या तो अब 3C वाला होगा या C⁻³ होगा। तो इट मीन्स मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन लिखते हुए 3 जब लिखा जाता है तो ये हमेशा पावर में लिखा जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? D। क्यों? क्योंकि ये कोफिशिएंट हमेशा हम पावर में लिखते हैं, 3C नहीं लिखते। नेक्स्ट, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी अगर एक सिस्टम, एक निज़ाम इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तवाज़ुन में आ जाए, एक बैलेंस की शक्ल में आ जाए, तो क्या होगा? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल। उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है, जो मिकदार है, वो बराबर हो जाती है। द अपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप। इसी तरह फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में जो आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन के पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट तो होते हैं लेकिन रुक जाएंगे। द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी स्लो। और इसी तरीके से जो रिवर्स रिएक्शन की जो रफ्तार है वो बहुत स्लो हो जाती है। द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों एक ही स्पीड, रेट्स किसे कहा जा रहा है? स्पीड से होना शुरू हो जाते हैं। अब एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर आपने एक रिएक्शन की पूरे एक सिस्टम की आपने कंडीशन बतानी है कि वो इन चारों ऑप्शन में से किस मेयार पर, किस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल, ऑब्वियसली हो सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही इक्वल है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पर रिलाई कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप नहीं होते, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं लेकिन कभी स्टॉप नहीं होते, तो ये नहीं हो सकता। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम वेरी लो, यानी रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार कम हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट वो है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में उसकी स्पीड तेज़ होती है, रिवर्स रिएक्शन निग्लिजिबल होता है, और फिर जब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिवर्स रिएक्शन तेज़ हो जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। फिर इक्विलिब्रियम स्टेट जैसी आती है तो दोनों रिएक्शन जो है वो एक दूसरे से इक्वल रेट पर चलना शुरू हो जाते हैं, यानी इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन इस लिहाज से सही है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल। तो ठीक है, जब हमारी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस की स्पीड जो है दोनों की बराबर होती है तभी हमें इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल होता है। Fifth one, which one of the following statement is not correct about active mass? एक्टिव मास के बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है? नंबर ए है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। आपकी जब एक एक्टिव मास जो है वो बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, ये बात ठीक लग रही है हमें। एक्टिव मास इज़ टेकन इन मोलर कंसनट्रेशन, तो बिल्कुल एक्टिव मास को हम मोल्स की कंसनट्रेशन में लेते हैं। एक्टिव मास इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक्टिव मास को जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से यानी इस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है, तो ये भी हम कर चुके हैं अपने केसी एक्सप्रेशन में। एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ द सब्सटेंसेस। डी ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट बिकॉज एक्टिव मास इज़ नॉट द टोटल सब्सटेंसेस और मास ऑफ द सब्सटेंसेस। व्हेन द मैग्नीट्यूड 6(1) इज़ व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स, जब केसी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या ज़ाहिर करता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास, रिएक्शन मिक्सचर कॉन्सिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। रिएक्शन मिक्सचर में तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। रिएक्शन मिक्सचर हैज़ ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तमाम रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन है, रिएक्शन हैज़ नॉट गॉन टू कम्प्लीशन, रिएक्शन जो है वो मुकम्मल नहीं होता। रिएक्शन मिक्सचर हैज़ नेग्लिजिबल प्रोडक्ट, यहाँ पर कह रहे हैं कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होता है। तो आपके ख्याल में जब केसी की वैल्यू लार्ज होती है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो हमारा पहला ऑप्शन ही दुरुस्त है, ए, दैट इज़ द रिएक्शन मिक्सचर कॉन्सिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। नाउ सेवेंथ, ऑन पेज 17, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स, जब केसी की वैल्यू बहुत छोटी हो, मैग्नीट्यूड वैल्यू या मिकदार को कहा जाता है।
अगर ये बहुत छोटी हो जाए इसकी वैल्यू तो क्या ज़ाहिर करती है? ए, इक्विलिब्रियम विल नेवर इस्टेब्लिश, इक्विलिब्रियम कभी कायम नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो, इक्विलिब्रियम कायम होता है, ऐसा ही होगा। ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन, द रिएक्शन विल गो टू कम्प्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ नेग्लिजिबल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जब केसी की वैल्यू लार्ज थी पिछले केस में, तो क्या हुआ था कि प्रोडक्ट्स जो थे वो क्या थे? ज़्यादा थे, प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन गए थे। अब केसी की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट्स जो है वो निग्लिजिबल हो जाएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निग्लिजिबल? कि प्रोडक्ट ना होने के बराबर होंगे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। Then we have reactions which have comparable amount of reactants and product at equilibrium states have, ध्यान दीजिएगा कि वो रिएक्शंस जो कि एक कंपैरेबल अमाउंट यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मतवाजन या एक जिसे मुतकाबिल अमाउंट्स भी कहा जाता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हों तो क्या शो करेंगे वो? सो वेरी स्मॉल केसी वैल्यू शो करेंगे, वेरी लार्ज केसी वैल्यू, मॉडरेट केसी वैल्यू, या नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको क्या कहा कि कंपैरेबल अमाउंट का क्या मतलब है बेटा? कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एक दूसरे के मुकाबले में आ जाएंगे, और उनकी मकदारें जो है वो एक तरीके से बैलेंस हो जाएंगी। ना तो प्रोडक्ट साइड कभी बढ़ेगी और ना ही रिएक्टेंट, और अगर रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट भी उस लिहाज से कम होंगे। यानी ये कैफियत नहीं होगी कि कभी वो निग्लिजिबल हो गए, कभी ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स हो गए, कभी ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स हो गए। तो कंपैरेबल अमाउंट का मतलब है कि वो एक मतवाजन हालत में आ जाएंगे और एक दूसरे से ऑपोजिट भी हो जाएंगे। कभी ऐसा होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। सो इस इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने केसी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि या तो छोटी वैल्यू आएगी या बड़ी वैल्यू आएगी या मॉडरेट आएगी। मॉडरेट मीन ना छोटी और ना बड़ी, यानी यूँ कह लें कि ना केसी की वैल्यू बड़ी होगी और ना ही छोटी यानी स्मॉल कंसिडर होगी। तो सी ऑप्शन आपका सही है। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम द रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड, डायनामिक इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और यानी आगे की तरफ नहीं बढ़ता। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, अमाउंट्स यानी किस चीज़ के? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के अमाउंट बराबर हो जाते हैं। स्पीड्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, अगेन रेट एंड स्पीड एक ही बात है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो इक्वल हो जाती हैं। द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स, रिएक्शन जो है वो रिवर्स में नहीं जाता, एक दफ़ा फॉरवर्ड में चला जाए तो रिवर्स में नहीं जाता। तो हमारे हाल में जो ऑप्शन आपको आप भी देख लीजिए कि कौन सा सही लग रहा है। ये कह रहे हैं कि रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रुक जाए, क्योंकि वो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये तो गलत है। फिर हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो उनकी मकदार बराबर हो जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। बाद दफ़ा रिएक्टेंट्स की मकदार ज़्यादा होती है, बाद दफ़ा प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं। फिर हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमें कुछ ठीक लग रहा है कि स्पीड्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल ओनली, अगर कोई चीज़ उनके दरमियान बराबर हो जाएगी तो वो कौन सी है? कि दोनों रिएक्शंस की जो रफ्तार होती है, यानी जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन होता है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट करेंगे हम 10 पे। इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है नहीं, ये हमने साबित करना है। सो नेवर इस्टेब्लिशेस, कभी कायम नहीं होता। ये तो मेरे ख्याल से हम आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें हासिल होता है वो हमें रिवर्सिबल पे हासिल होता है। इर पे जो वर्ड इर आ गया ना, इरिवर्सिबल, उस पर हमें कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, यानी वहाँ पर वो कायम नहीं होता। देन वी हैव नंबर 11, रिवर्स रिएक्शन इज़ वन दैट, रिवर्स रिएक्शन वो है जो ए विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। रिवर्स रिएक्शन क्या है? मतलब रिवर्स रिएक्शन को हम यूँ देख लेते हैं, जैसे ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है सी प्लस डी। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो रिएक्शन, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं इस तरह,
लेफ़्ट टू राइट तो ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। और अगर प्रोडक्ट्स आपके रिएक्टेंट में तब्दील हो जाए तो ये रिवर्स रिएक्शन है। अब इस पर आ जाइए दोबारा। रिवर्स रिएक्शन वो है जो प्रोसीड होता है लेफ़्ट से राइट। तो क्या आप इस कंडीशन पे पूरा उतर रहे हैं कि लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं? लेफ़्ट से राइट ये आपका फॉरवर्ड होता है, तो ये गलत हो गया। फिर आइए, इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यानी ये हो सकता है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट नहीं बनाते बल्कि प्रोडक्ट मिलकर दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं, तो ये भी गलत है। विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली, जो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। जी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड एफ से फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड स्लो होती है। फिर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिवर्स रिएक्शन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है, जबकि ये कह रहे हैं कि स्लोज डाउन हो जाती है, तो ये गलत है। विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली, तो उन्होंने अगली ही स्टेटमेंट में अपने आप को खुद ही साबित कर दिया कि डी इज़ करेक्ट, बिकॉज reverse reaction speeds up gradually and the forward reactions and now slows down. Number 12, nitrogen and hydrogen were reacted together to make ammonia. एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन गैस N2 + 3H2 टू फॉर्म 2NH3 यानी अमोनिया गैस बना रहे हैं, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बना रहे हैं एट Kc वैल्यू 2.86 per mole square decimeter 6. What will be present in equilibrium mixture? अब आपने पूरा बताना है कि आपकी ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। ये पूछ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है वो आपका जो रिएक्टिंग मिक्सचर है वहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद होंगी। क्या अमोनिया होगा जो कि प्रोडक्ट है? क्या N2H2 NH3 तीनों चीज़ें मौजूद होंगी जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में शामिल हैं? सी पे N2NH2 दोनों हैं। N2NH2 दोनों का मतलब क्या है कि क्या सिर्फ रिएक्टेंट्स जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, और अब कह रहे हैं कि क्या हाइड्रोजन गैस है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारा वर्ड आता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर या रिएक्टिंग मिक्सचर, उसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को शामिल करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, या प्रोडक्ट को सारे के सारे कंपोनेंट, सारे के सारे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, व्हाटएवर जो भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो ये तीनों आ रहे हैं N2H2 and NH3. For a reaction between PCl3 and Cl2 to form PCl5, the units of Kc are. अब एक रिएक्शन आपने शायद ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, PCl3 + Cl2, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये फॉर्म कर रहा है PCl5. व्हाट इज़ PCl5? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म PCl5. इस पूरे रिएक्शन में हमने यूनिट ऑफ Kc मालूम किए थे। इसके लिए थोड़ा सा आपने बैक साइड पे जाना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन जो है वो आपको पहले भी करवाई थी, उसको फॉलो करना है। तो PCl3 + Cl2 का मतलब है कि यहाँ पर तो इनके कोफिशिएंट जो है वो 1, 1 एंड 1 है। तो आपके जो यूनिट्स इसके लिहाज से जो बन रहे हैं वो कौन से यूनिट हैं? बाद दफ़ा Kc के यूनिट्स नहीं भी होते, लेकिन यहाँ इन्होंने चारों ऑप्शंस दिए हुए कि कोई ना कोई यूनिट है। तो लेट्स फाइंड आउट कि वो कौन सा यूनिट है। जी एग्जैक्टली ये है पर मोल डेसीमीटर क्यूब। ये आपने जो पिछली दफ़ा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें आप चेक कीजिएगा और बाकायदा इनके जो है यूनिट्स आप वेरीफाई करके निकालिएगा। तो ये आपका थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। बट फॉर योर कन्वीनियंस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, PCl3 + Cl2 in a reversible reaction to form PCl5. ओके, अब इसमें आपने देखना ये है कि हमारी जो Kc की जो एक्सप्रेशन हम बनाते हैं उसमें हमारा जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, रिएक्टेंट्स।
तो हमें पता है कि एरो से पहले हमारे जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के बाद हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमारी इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज़ जो है वो अपनी इक्वेशन की इसमें पुट करें तो केसी एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा कि ये हमारा प्रोडक्ट है दिस वन, तो हम ये लिखेंगे PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इन अ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट से इसको एक्सप्रेस किया जाएगा। उसके बाद हमने रिएक्टेंट्स लिखने हैं और रिएक्टेंट्स हमारे ये दो हैं जो एरो से पहले लिखे गए। सो PCl3 एंड नेक्स्ट वन क्लोरीन, ये अलग करेंगे, साथ नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे Cl2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कोई कोफिशिएंट भी ऐड है, जैसे यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि 2, 3 इस तरह पीछे नंबर लिखे होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इनकी पावर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये पावर इनकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो हम कोई नंबर यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है आप, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि जो इनके मोल्स हैं यानी इनकी अमाउंट बतानी है। जैसे यहाँ पर आपके क्या है 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ 1 मोल, तो हमारे पास जो केसी एक्सप्रेशन होता है उसमें हम जो मोल्स लिखते हैं तो वो मोल जो हमारा फिक्स होता है वो ये होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पर हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम पर लिखते हैं ना इसको हम लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और अगर ये स्लैश ना डालना हो तो हम -3 में मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी पढ़ सकते हैं। अब हमने अपने इस पूरे एक ब्रैकेट के अपने यूनिट्स यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक दफ़ा लिख देंगे। अगर यहाँ पर फर्ज करें कि पावर में 2 होता तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दूसरी दफ़ा भी ये लिख लेते, लेकिन यहाँ पावर भी कोई भी नहीं है तो हम सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो हम दोबारा लिख देते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमने इसको करना है डिवाइड किससे करना है, हमारे पास दो वैल्यूज़ है, एक PCl3 है, अगेन हमने अपनी मोलर कंसंट्रेशन जो है उसमें लिख दी, ब्रैकेट अगर ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब हम इनकी फाइनल यूनिट्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या बन रही है Cl2 की, तो हम दोबारा लिखेंगे क्योंकि ये दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, हम एक यूनिट दोनों के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारे पास दूसरा आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कैंसिलेशन करनी है। हमें पता है कि ऊपर एक नंबर यानी यूनिट जो है वो मौजूद है जो कि नीचे भी मौजूद है, तो हम ये कैंसिलेशन हो जाएगी। आफ्टर कैंसिलेशन आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची, तो इसका मतलब ज़ीरो नहीं होता, बल्कि क्या होगा बेटा ये 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब कैंसिलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर है 2/2 तो जब कटिंग होती है तो 2 1 2 2 1 2 लिखते हैं ना आप, तो यहाँ 1 लिखेंगे आप। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, जो नीचे आपके डिनोमिनेटर बचा है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी आपके मोलर कंसंट्रेशन है। अब होता ये है कि जब भी आपका आंसर आता है तो वो पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। अब माइनस से पावर को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करना है, आपने ये करना है कि जो पूरी वैल्यू है आपकी मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट की वो 1 की जगह ला के मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपने इसकी प्लेस चेंज कर देनी है। जैसे ही आप प्लेस चेंज करेंगे आपका आंसर इस तरह आएगा मोल, और यहाँ मैं लिख देती हूँ डेसीमीटर क्यूब। अब मैं ये नहीं लिख रही कि पर मोल है या डेसीमीटर क्यूब है या डेसीमीटर स्क्वायर है, सिंपली आपने करना क्या है कि ये मोल पे जो आपकी इस पर पावर है वो 1 है, ठीक है। मोल पे पावर क्या है आपकी 1, और 1 के साथ मतलब अगर ये साइन नहीं है तो प्लस है, तो कंसिडर करें इसको कि ये +1 है। इसी तरह डेसीमीटर के साथ पावर है -3, लेकिन जब आप प्लेस चेंज करके यानी इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों के साइन आप चेंज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा मोल के साथ -1 की पावर और डेसीमीटर के साथ 3 की पावर, और आपका फाइनल रिजल्ट आता है पर मोल डेसीमीटर की। तो ये आपका यूनिट केसी का वेरीफाई हो गया। We will solve the numericals of this chapter given on page 18 and 19 as well. So starting from first numerical, question number 1, I'm not writing the question, so you have to read it from your book. So I'm reading for you. For the decomposition of dinitrogen oxide N2O into nitrogen and oxygen, reversible reaction takes place as follows. So here in the book
reaction is given to you 2N2O in a reversible reaction to form 2 nitrogen gas 2N2 plus O2. So this is a balanced chemical equation which is mentioned in your question. Now second part of the question is concentration of N2O, N2 and O2 are given in your book in mole per decimeter cube respectively at equilibrium. Find the Kc for this expression. So तीनों आपके जो reactant mixtures हैं उनके concentration यानी amount दी गई है और आपको कहा गया है कि इनकी जो है वो Kc जो value है वो find out करें. So for this purpose you are going to do first your given data, that is data भी लिख सकते हैं और given भी लिख सकते हैं, it's up to you. So given data is about the concentration. जो पहली चीज़ आपको दी है वो है concentration of N2O. पहली आपको दी है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की concentration दी है in 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ये क्वेश्चन में आपके मेंशन है, ध्यान से देखिएगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट मिक्सचर आपका जो है वो है N2. सो हम यहाँ लिख देते हैं, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ N2 लिख दें. N2 इज इक्वल्स टू 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. उसकी भी वही यूनिट है जो ऊपर है. इसी तरह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं मिकदार, अमाउंट को, किसी चीज़ की मिकदार या आपने ग्राम्स में ली है या मिलीग्राम्स में ली है. यहाँ पर चूँकि यूनिट्स हमने मोल में ली हैं तो हम इसी से कैलकुलेट करेंगे. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पर दी गई है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ये हमारा गिवन डेटा आ गया. अब हमने अपनी उसी इक्वेशन को दोबारा रिपीट करना है क्योंकि ये मैंने इक्वेशन जो है वो लिखी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अब आपने क्या करना है, हेडिंग देनी है केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन आपने लिखी, लिखने के बाद आपने क्या करना है, यही इक्वेशन आप यहाँ पर रिपीट करके लिख दीजिएगा. ये वाली इक्वेशन आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर. क्लियर. Now your next heading will be formula or the Kc expression which you are going to apply here. So formula आपके पास क्या है, formula आपके पास है, आपने find out क्या करना है. अगर आप यहाँ पर ये लिख लें ज़्यादा बेहतर है कि after equation आप क्या लिख लें, required क्या है आपको, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपका. तो required आपको क्या चीज़ है, यहाँ आपकी equation होगी. चलिए मैं लिख देती हूँ ताकि आपको confusion ना हो और आपका numerical जो है वो properly हो जाए. नाउ रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि आपने मालूम क्या करना है. तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, आखिरी लाइन, फाइंड आउट Kc फॉर दिस रिएक्शन और फॉर दिस केमिकल इक्वेशन. सो Kc इज इक्वल्स टू अननोन. Kc आपको मालूम नहीं है, ये आपने फाइंड आउट करना है. सो लेट्स हैव अ लुक कि हम इसको कैसे कैलकुलेट आउट करेंगे. डेटा अपना सामने रखिएगा. मेरे पास इस वक्त बोर्ड पर स्पेस थोड़ी कम होगी तो मैं इसी तरीके से अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट आपके पास है सोल्यूशन. ये कैलकुलेशन भी आप लिख सकते हैं, दोनों हेडिंग्स हैं, कैलकुलेशन और सोल्यूशन. तो कैलकुलेशन आपके पास आ गई. अब कैलकुलेशन आपने क्या करनी है, जस्ट पुट द वैल्यूज़ इनटू द Kc एक्सप्रेशन. कैसे लिखना है कि आपका जो Kc की एक्सप्रेशन है वो है कि प्रोडक्ट हमेशा आप ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट्स आप नीचे लिखते हैं. ठीक है. तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स की साइड पे जो है वो क्या लिखना है कि जो प्रोड्यूस हुए थे आपके सब्सटेंसेस उनके बारे में. तो N2 प्रोड्यूस हुआ था और O2 प्रोड्यूस हुए थे. और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो एक्सप्रेशन मैंने आपको लिख के दी है, यानी जो इक्वेशन लिख के दी है 2N2O टू फॉर्म N2 प्लस O2, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ख़ास बात ये होती है कि इसके यहाँ पर कोई ना कोई कोफिशिएंट्स जो है वो मौजूद होते हैं. ये नंबर्स आपके पास मौजूद है. अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब है 1. लेकिन ये जो 2 हैं जो कोफिशिएंट में मौजूद हैं, ये हमने क्या करना है, ये इनकी पावर के साथ यूटिलाइज़ करना है, यानी लाजमी लिखना है. अब यहाँ हमने N2O2 लिखा है जो कि प्रोडक्ट साइड है, तो प्रोडक्ट ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ रिएक्टेंट बच गया. ये हमने रिएक्टेंट यहाँ N2O लिख दिया. अब ये 2 हमने यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं, बल्कि ये 2 कहाँ लिखेंगे, पावर में चला जाएगा. क्लियर हो गई बात. अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है, N2 के साथ 2 है,
इसका मतलब है 2 कहाँ होगा, 2 N2 की पावर में लगा देंगे। अगर यहाँ 3 होता तो क्यूब आ जाता, क्लियर। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 टू द पावर 4 हो जाता। अब O2 के साथ कोई यहाँ कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, लेकिन 1 है, लेकिन 1 हम पावर में नहीं लिखते, तो नो नीड टू राइट, छोड़ दीजिए इसको। तो ये आपकी केसी की एक्सप्रेशन में एक जो रिज़ल्ट था आपके सामने वो एक आ गया है, समझे। इसके बाद आपका काम आसान हो गया है, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ में सबसे पहले ध्यान से फिर क्वेश्चन की तरफ जाएं। N2 की ये जो आपने डेटा बनाया होगा उसमें देखिए N2 की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने, वो लिखवाई थी 3.90। और ये ध्यान रखिएगा कि स्केयर भी लगा है तो स्केयरिंग कर लें इसकी। और O2 की वैल्यू ये नहीं करनी कि O2 लिख दिया, क्या लिखेंगे जी, वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू आपके पास गिवन है तो हमारे लिए और भी प्रॉब्लम इजी हो गया। अब डिवाइड करें इसको N2O की वैल्यू, यानी वैल्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद आपने स्केयर लगा देना है इसका, क्योंकि इसके साथ भी स्केयरिंग हुई हुई है, ये लगा दिया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 3.9 का स्केयर निकालना है और 1.95 से उस जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ साथ आपने 1.1 का भी स्केयर निकालना है और जो आंसर आएगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन सिंपल आ रही है कैलकुलेटर से हम निकाल के देखें तो ये बन रही है हमारे पास 3.9 स्केयर, ये आ रहा है हमारे पास 5.21। आप चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। और जैसे जैसे अब ये सॉल्व हो रहा है कोशिश करें कि स्केयर ब्रैकेट को भी हटा दें, आपके लिए और आसानी हो जाए। ताकि मल्टीप्लाई 1.95, इसका कोई स्केयरिंग या क्यूबिंग नहीं करनी थी तो हम ऐसे लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 1.1 का स्केयर निकालें जी, और ये मेरे पास आ रहा है 1.21, क्लियर। अब यहाँ पर आप मेरे पास स्पेस फिर ख़त्म है तो यहाँ मैं लिख रही हूँ। अब 5.21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.95 से, तो आंसर आपका 5.21 मल्टीप्लाई 1.95 क्या आता है बेटा जी, मेरे पास है आंसर 29.6595 तकरीबन, ये आ रहा है। राउंड ऑफ कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको डिवाइड करेंगे 1.21 से। 1.21 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर अब क्या आता है वो भी चेक कर लीजिए। ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी 29.6595 डिवाइडेड बाय 1.21, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 24.51, अप्रॉक्सीमेट 24.5। अब मसला ये कि यूनिट्स हमें निकालने हैं, तो अभी हम यूनिट्स यहाँ लिख के आंसर याद रखिएगा कि हमारा आंसर क्या था। अब हम इनके यूनिट्स निकालते हैं। यूनिट्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, हम अपनी केसी एक्सप्रेशन को इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी की मदद से हम यूनिट निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारी केसी की एक्सप्रेशन है। अब देखिए वही वो जो मैंने अभी आपको PCL3 वाला बताया था उसी इक्वेशन को फॉलो कीजिएगा यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए। सो केसी के केस में यूनिट हैं या नहीं, इसको फाइंड आउट करने का तरीक़ा कि आपने क्या करना है, सिंपली N2 की जगह आपने पहले मोलर कंसंट्रेशन की बतानी है, क्योंकि हमने यही ली थी जो बुक में मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसके साथ स्केयरिंग भी है तो हम स्केयर लगा देंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का अलग से हम लेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, N2O से। अब N2O का भी स्केयरिंग है, तो इसका मतलब है हम कैसे लिखें इसको, पहले तो हम ये लिख लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी हमने कर दी स्केयरिंग, स्केयर लगा दिया इसको, ठीक है। अब हमारे पास पूरी जो एक यूनिट्स की फॉर्मेशन थी वो आ गई है। अब हमने इसको कैंसलेशन करना है। अब कैंसलेशन कितनी इजी हो गई कि 2 और मतलब वैल्यूज़ दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे कैंसिल कर देंगे। आफ्टर कैंसलेशन हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो आ रहा है, ऊपर हमारे पास आ रहा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और नीचे हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है। और जब 1 डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसकी वैल्यू अस खुद आपकी अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है। तो हमारा आंसर इस वक्त सिर्फ क्या बन रहा है बेटा, आंसर हमारा यूनिट आ रहा है इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर आप चाहें तो न्यूमेरिकल्स में इसको अलग से सॉर्ट आउट कर लें, यानी बाकायदा इसकी भी कैलकुलेशन करें।
अदरवाइज़ यही आपके लिए बेहतर हल है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। आप शो कर दें न्यूमेरिकल में तो अच्छी बात है। अब जो हमारा जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो हमने निकाला था वो था हमारा 24.5 अप्रॉक्सीमेट। हम पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ तक जाते हैं तो हम 1 भी लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। So this is our answer. Numerical number 2, question number 2. Question number 2. Hydrogen iodide decomposes to form hydrogen and iodine. If the equilibrium concentration of hydrogen iodide is 0.078 mole per decimeter cube, H2 and I2 is same 0.011 mole per decimeter cube. Calculate the equilibrium constant value for this reversible reaction. Again we have provided a reversible reaction, or we have to make the given data for this purpose. Given data, हमने इसके लिए जो गिवन डेटा बनाया है वो हम क्वेश्चन से देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर तीनों जो रिएक्टिंग मिक्सचर्स हैं उनकी उन्होंने मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की इस वक्त मुझे नज़र आ रही है, जो बुक में सामने मौजूद है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज इक्वल्स टू 0.078 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। Cleared? Same is the case for rest of 2. Concentration of लिख के आपने लिखना है नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जो अभी आपने सीखा था, बिल्कुल उसी तरह आपने अप्लाई करना है इसको भी। कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज़ चेंज है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेक्स्ट आपके पास आयोडीन गैस है, तो I2 लिख के इसकी भी वही कंसंट्रेशन दी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेम वर्ड आया है सेम, सो सेम का मतलब यही कंसंट्रेशन आपने आयोडीन गैस के लिए भी लिख लेनी है। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जो हम लिखते हैं। सो विदाउट केमिकल इक्वेशन आपको पता है फिर केसी एक्सप्रेशन आप नहीं बना सकते। सो राइट योर केमिकल इक्वेशन। एंड व्हाट इज़ योर केमिकल इक्वेशन? हमने देखना ये कि लिखा हुआ है पहली लाइन पे आ जाइए, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन आयन, वैसे तो हम रिएक्टेंट ये लिखते थे लेकिन अब ये ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि हमने प्रोडक्ट को रिकम्बाइन करके दोबारा से रिएक्टेंट फॉर्म कर दिया है। तो अब हमारा ये एक सिचुएशन सामने आ गई। उमूमन ऐसे नहीं होता, हम हमेशा H2 + I2 पहले लिखते हैं। अब इस केस में हमें क्या करना होगा कि हमने अपना जो रिक्वायर्ड डेटा है, पहले रिक्वायर्ड चीज़ हम लिख लेते हैं कि क्या मालूम करना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी पिछले न्यूमेरिकल में किया। रिक्वायर्ड का मतलब आप कहें कि मालूम क्या करना है, तो आपको केसी की एक्सप्रेशन मालूम करनी है। व्हाट इज़ केसी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C फॉर कांस्टेंट। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, and now the Kc expression which we are going to apply here is formula. हम इसको formula consider कर लेते हैं। Formula is Kc is equals to molar concentration of product will be written in numerator, and in denominator the molar concentration of reactants has to be written, reactants. Now in equation H2 हमारे पास थी हाइड्रोजन आयोडाइड पहले था इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। ये हमारे पास पूरा जो है वो रिएक्शन था। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन के कितने अमाउंट यहाँ मौजूद है, 2 है, तो हम 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे जिससे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 आयोडीन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस फॉर्म में आ गया। दिस इज़ कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसमें हमारे पास जो एरो से पहले होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, और एरो के बाद हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। हमेशा जो बनने वाली चीज़ें होती हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो आप बनाना है, केसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, उसमें आप रिएक्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे और प्रोडक्ट कहाँ लिखेंगे?
कहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट, ये आपका न्यूमरेटर में आ रहा है, रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और प्रोडक्ट न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में अब आपने लिखना है ये वाले, ठीक है, H2, लेकिन हमारा बैलेंस भी होना चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। H2 I2 इसी तरह अलग अलग, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, अगर कंबाइन होता तो फिर हम ये इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं शो करते। एंड देन वी हैव अ रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है कि यहाँ पर कोफिशिएंट जहाँ मौजूद हो, 2 हो 3 हो, वो आपने कहाँ लेके जाना है जी, पावर में। वेरी गुड। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली इनमें इनकी जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हुई है वो आपने पुट करनी है। और मैं बुक से देख लेती हूँ कि मेरे पास वैल्यूज़ क्या हैं, क्योंकि मेरा जो गिवन डेटा है वो मैं इरेज कर चुकी हूँ। सो द वैल्यू विच इज़ गिवन फॉर H2 इज़ राइट, ये है 0.011 और सेम लिखा हुआ है, इस सेम तो फिर I2 के लिए भी 0.011 हो गई। अब क्या करना है बेटा, इसको ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, तो फिर मसला ही हल हो गया। आपने सिर्फ इस कैलकुलेटर हाथ में लेना है और अपनी मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देनी है। यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा, 2 है, मैंने क्यूब लगा दिया, देखिए यहाँ पर 2 है तो स्क्वायर नहीं है, बल्कि अगेन मैंने 3 कर दिया, 2 है, क्योंकि बोलते बोलते आपको पता है कि नंबर्स भी आगे पीछे हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो जी कि 0.011 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.011 से। तो जल्दी जल्दी आप भी कैलकुलेटर ले लें हाथ में और शुरू हो जाएं। 0.011 मल्टीप्लाई 0.011 और मेरे पास बेटा ये आंसर आ रहा है 0.000121 और डिवाइड मुझे करना है इससे, लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगी, 0.078 का स्क्वायर निकाल दूँगी। तो 0.078 स्क्वायर एंड आंसर इज़ 0.006084। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट। डिवाइड करेंगे इसको, और डिवाइड का क्या तरीका है, पहले प्रेस कीजिए 0.000 या 0.0000121 डिवाइडेड बाय 0.6084 और आंसर इज़ 0.01989। क्लियर? एंड दिस विल बिकम योर आंसर। नाउ द प्रॉब्लम इज़ विद यूनिट्स, कि क्या इसके कोई यूनिट्स हैं, अगर हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इरेज कर लेते हैं। बाय राइटिंग दिस इक्वेशन, ये हमने जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है और हम इसकी केसी के यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। तो केसी के यूनिट्स फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका अगेन वही है कि आपने केसी की एक्सप्रेशन यानी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में आपने इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। तो हमारे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये बन रहा है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हम 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे हमेशा याद रखिएगा, ये इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, डिवाइडेड बाय H2 मल्टीप्लाई बाय I2। अब हमने क्या करना है इसमें बेटा कि हाइड्रोजन आयोडाइड चूँकि हमारे पास एक वैल्यू ये गिवन है, एक ही सब्सटेंस है। एक सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि एक ही दफ़ा आपने यूनिट लिखने होते हैं केसी के मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्क्वायरिंग भी हुई हुई है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे एंड देन विल डिवाइड इट बाय H2। तो हमारे पास क्या आ गया H2 की जगह, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर हमारे पास देखें, समझ आ रहा है आपको, हाइड्रोजन आयोडाइड एक ही सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस, उसकी स्क्वायरिंग हुई हुई है, लिहाजा मैं एक ही दफ़ा इसके यूनिट यानी केसी के लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर हमारे पास जो है यानी जो कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, फिर हमारे पास जो है वो H2 है। तो H2 है हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे। फिर हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं, हम दोबारा लिखने की क्या वजह है, दोबारा इसलिए लिखना है कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों अलग अलग गैस हैं, बीच में प्लस लगा हुआ है, जिसका मतलब है आयोडीन गैस के जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग है और हाइड्रोजन की अलग है। ये क्लियर होगी बात आपको। अब आपने चूँकि स्क्वायरिंग भी की हुई है तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि बाहर इसके स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगाया आपने
तो आपका यूनिट्स गलत आएंगे। अब आप अपनी आसानी के लिए ये कर लें, मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसकी डबलिंग कर रही हूँ। मैंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब को ट्वाइस अ टाइम लिख लिया है। मैं मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रही, मैं ट्वाइस अ टाइम इसको लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 दफ़ा लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अलजेब्रा में करते हैं ना कि एक्स की पावर स्केयर आ जाए, तो बजाय कि आप एक्स स्केयर खोल कर लिख लें, आप बाद दफ़ा मज़ीद समझाने के लिए यूँ लिख लेते हैं कि एक्स 2 दफ़ा है तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स या एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, मैं इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आपके यूनिट्स यहाँ पर 2 बार लिख रही हूँ। ये 2 बार मैंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 बार लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी कि नीचे भी वही वैल्यू जो एज इट इज़ हैं उनको मैं कॉपी डाउन कर रही हूँ। ये मैंने कॉपी डाउन कर ली, ऊपर से एज इट इज़ यहाँ उतार लिया। नाउ कैंसिलेशन विल बी स्टार्टेड। कैंसिलेशन शुरू करें। ये कट गया, ये कटा, क्या बचा? ये आपके पास वैल्यू आई है 0 लिख दें, मेरे हाथ से 0 हो जाए। नहीं, यहाँ पर तो 1 बाय 1 ही आ रही है। जब इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए तो आप लिखेंगे कि केसी हैज़ नो यूनिट्स। 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये लिख दें केसी हैज़ नो यूनिट। यहाँ पर केसी की कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा जो आंसर आपने फाइंड आउट किया था यानी 0.01989 जो केसी की वैल्यू आपकी आई थी, चूँकि मैंने आपको कहा कि उसके कोई यूनिट नहीं है, लिहाजा आप यहाँ पर कोई मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कोई पर मोल पर डेसीमीटर 6, इस तरह के जितनी भी वैल्यूज़ आएंगे वो नहीं लिखेंगे। यहाँ ये जगह वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? केसी वैल्यू इज़ 0.01989। So this is the answer of the question number 2, numerical number 2. Now the problem number 3, question number 3 is reading from the book now. Question number 3 पे आइए। For the fixation of nitrogen following reaction takes place. नाइट्रोजन की फिक्सेशन का एक अमल है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कि कुछ इस तरह से होता है। N2 plus O2, that is nitrogen gas plus oxygen gas to form in a reversible reaction 2NO. Cleared? When the reaction takes place at 1500 Kelvin, the Kc for this is 1.1 multiplied by 10 raised to power minus 5. अब हम जल्दी से ये कर लेते हैं कि अपना डेटा पहले बना लेते हैं ताकि साथ साथ हमारे क्वेश्चन भी हम रीड करते जाएं। डेटा हमारा क्या बन रहा है इसके अकॉर्डिंग? केसी की वैल्यू उन्होंने दे दी इस दफ़ा। अब ये देखिए कि केसी की वैल्यू तो हम हर दफ़ा फाइंड आउट करते थे, इस दफ़ा दे दी गई है एंड इट इज़ 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर है -5। बी केयरफुल अबाउट राइटिंग द पावर्स एंड अलॉन्ग विद इट -5। देन वी हैव इफ equilibrium concentration of nitrogen and oxygen are 1.7 multiplied by 10 raised to power minus 3 mole per decimeter cube and 6.4 multiplied by 10 की पावर है -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब आपने ये बताना है कि हाउ मच NO इज़ फॉर्म्ड। इसका मतलब है उन्होंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है जबकि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। सो वी हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट स्टेप, concentration of N2 is equals to, क्या है बेटा इसकी वैल्यू? बुक में ध्यान से देखें, जो पहली वैल्यू आ रही है 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ concentration of nitrogen that is given, and concentration of O2 is also given, which is in the book. Question read कीजिए 6.4 multiply 10 to the power -3 mole per decimeter cube. So these are the given thing which is mentioned in the question. Now for given equation we know that we have Kc value 1.1 multiplied by 10 raised to power -5 without any यूनिट्स। बी केयरफुल कि यहाँ यूनिट्स भी कोई नहीं लिखे हुए। ना व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्या चीज़ अब रिक्वायर्ड हो? 4 चीज़ें होती हैं आपके पास
क्या चीज़ अब आपको रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ आपको मालूम करनी है। सो मालूम करने के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास Kc की वैल्यू दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है, इसका मतलब है आपके पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। सो दिस विल बिकम योर रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ NO इज़ अननोन टू यू। तो ये आपने क्वेश्चन मार्क लगा दी। क्लियर? Now formula of the Kc once again, because now the formula is very important. This Kc expression अब आपको थोड़ी सी टफ सी लगेगी, लेकिन इतनी नहीं होगी, जब आप देख लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। So Kc is equals to molar concentration of product always written on in the numerator side, while the denominator में आपका हो जाएगा reactant side पे reactants. Clear? Now you have to change your formula according to required thing, that is concentration of NO is required. अब हम ये करते हैं कि इसी इक्वेशन के अंदर अपनी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसको पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे कि Kc इज इक्वल्स टू, पहले हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट है हमारे पास NO, अगेन मैं 2 नहीं लिख रही यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वो पावर में लिखा जाएगा, स्क्वायर हो गया। देन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2, देन वी हैव अनदर रिएक्टेंट O2। तो ये हम अलग अलग लिखेंगे कि बीच में प्लस आ रहा है, ये ख्याल रखिएगा। देन यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा, अगर है तो फिर इनकी पावर में चला जाएगा। तो यहाँ तक ये है कि पुटिंग करनी है सिर्फ आपने वैल्यूज़ की कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है इक्वेशन के अंदर वो पुट करनी है, एंड यू विल गेट योर आंसर। और आपको ये भी तरीका हो सकता है कि मैं पहले ही आपकी जो एक्सप्रेशन है वो चेंज करवा दूँ। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 को हम दोबारा से रिन्यू करते हैं फॉर Kc एक्सप्रेशन। Kc इज इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, दैट इज सॉरी ऑक्सीजन गैस। सो ऑक्सीजन गैस का कोई इस यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं था तो हमने O2 लिख दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने थोड़ी सी रद्दो बदल करनी है, चेंजेस करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है, क्योंकि NO आपको फाइंड आउट करना है और Kc की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, दी हुई है। सो NO को यहाँ पर लेकर आएंगे और Kc को इसकी जगह पर शिफ्ट कर दें। सो ये हो गया आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर इज इक्वल्स टू Kc। Now what about the rest of 2 values which are given in the denominators? So denominator में आपके पास जो values हैं या जो आपके पास reactants मौजूद हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये पहले NO से क्या हो रही थी? डिवाइड। अब जैसे ही Kc यहाँ आया तो ये क्या हो जाएंगी इनसे, यानी Kc से मल्टीप्लाई। सो N2 मल्टीप्लाई बाय O2। नाउ पुट द वैल्यूज़ फ्रॉम द बुक, जो आपके पास मैंने लिखवाई हैं वहीं से आप नोट करके लिखना शुरू करें। वैल्यू ऑफ Kc विच इज़ इन फ्रंट ऑफ मी इज़ 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 5. Then I have N2 value 1.7 multiplied by 10 to the power minus 3, and oxygen 6.4 multiplied by 10 to the power minus 3 once again. So after writing all these values, what are you going to do? 1.1, 1.7 and 6.4 को आप individually multiply करें। जब मैं ये individually multiply करती हूँ, so here is my calculator, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है? 1.1 multiply by 1.7 and multiply by 6.4, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है approximate 11.968 अप्रॉक्सीमेट ये आ गई मेरी वैल्यू। अब मैं क्या करने चाहूँगी कि 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 3, इनको मैंने क्या करना है? इनको 10 की पावर को अलग करके मैंने ऐड कर लेना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होती कि आप 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 कर लें। क्लियर? अब यहाँ पर जब मैं ऐड करके इनको देखती हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट आ रहा है -11 आ रहा है। क्लियर? अब नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास यहाँ स्केयरिंग भी चल रही है, हम उसके साथ उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं।
वैसे तो आंसर वैसे भी आ जाएगा अगर आप स्क्वायर निकाल लें, स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं, लेकिन कोशिश ये होगी कि हम इस नंबर के अकॉर्डिंग कि जिससे ये नंबर आपका जो है वो इजीली डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी थोड़ी सी डेसिमल की प्लेस चेंज करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो पॉइंट से पहले एक यानी पॉइंट से पहले हमारा एक नंबर हो और रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारी 1968 हो जाएंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर बैलेंस करना है 10 की पावर -10 को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर -10 की जगह आप -12 कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ मूव नहीं करना है, अपनी लेफ़्ट साइड पे नहीं जाना है, आपने कहाँ जाना है, राइट पे जाना है। तो ये भी याद रखिएगा कि कुछ चेंजेस होती हैं जिनको आपने एक न्यूमेरिकल की बेस पे करना होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है प्रोसीजर, कि हमने चूँकि यहाँ पर NO स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा जो है अपनी यहाँ पर लिख देंगे NO और यहाँ पर लिख देंगे इसके स्क्वायर रूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो क्या है, स्क्वेयरिंग में है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO मालूम करना है, नॉट NO स्क्वायर। क्लियर? तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपने दूसरी साइड पे ये स्क्वायर रूट लगा लिया। समझ आ गया बेटा? NO हमें फाइंड आउट करना है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट कर लिया। आप दोनों साइड पे भी स्क्वेयरिंग कर सकती हैं, ठीक है, या कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ आपको करना क्या होगा कि 1.1968 का स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट आपने निकाला तो आपके पास क्या वैल्यू आती है देख लेते हैं हम। स्क्वायर रूट 1.1968, ये आपके पास आ रहा है 1.0939 कुछ आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ आपकी डेसिमल प्लेस के बाद दो वैल्यूज़ तक जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई आपके पास आ रहा है 10 की पावर -10। अब ये थोड़ा सा हर बच्चा जो है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप ये कर लें कि ये जैसे 10 की पावर -10 है, अब -10 है तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्क्वेयरिंग है वो क्या कह रही है कि आपने इसको मतलब इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट हटाया, तो ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 1/2 करते हैं। ये आपने यकीनन रूल पढ़ा भी होगा अपने मैथ्स में। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। क्लियर? ये भी एक हमारे लिए आसानी होगी कि हमने वो प्लेस चेंज की थी, तो हमारे लिए ईज़िली वो 2 से डिवाइड हो गया। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पर, 10 की पावर -5। क्लियर? तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO हमारे पास आंसर आ गया 1.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है, और इसको करने का एक और भी मेथड है, लेकिन चलें बहरहाल ये इजी लगा मुझे तो मैंने आपको बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 of your numerical given on page 19. Clear? It is now when nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia. जब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, अमोनिया फॉर्म हुआ। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर contains 0.31 mole per decimeter cube and 0.50 mole per decimeter cube of nitrogen and hydrogen respectively. If the Kc is 0.50 mole per decimeter cube, what is the equilibrium concentration of ammonia? So this is your question number 4, numerical number 4, and we are going to solve now starting from given. What is given here? क्या दिया हुआ है? given data भी लिख सकते हैं आप। So concentration आपको दी हुई है बेटा, concentration लिखते जाइए। concentration of N2 is given and it is 0.31, मैं 3 प्रॉपर लिख दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, 31 mole per decimeter cube. Be careful about writing the units. And then we have concentration of, हमें दूसरी concentration जो given है क्वेश्चन के अंदर, ये जो कुछ given है वो मैं लिख रही हूँ। हाइड्रोजन गैस is given and it is 0.50 mole per decimeter cube. Now इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू दैट इज़ Kc इज़ गिवन। तो हम इतनी बड़ी वैल्यू बजाय के वर्डिंग लिखे हम लिख देते हैं Kc इज़ गिवन। Kc हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से लिखिएगा 0.5, ये आपके पास आ रहा है
पर मोल स्क्वायर, ये कुछ डिफरेंट सा यूनिट्स हैं, ख्याल रखिएगा। डेसीमीटर टू द पावर 6। क्लियर? तो ये थोड़ी सी हमारी यूनिट्स डिफरेंट आ रहे हैं, ये इस पर आपने फोकस करना है। अब हमें मालूम क्या करना है, सो रिक्वायर्ड थिंग वी हैव टू राइट। नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ योर क्वेश्चन, रिक्वायर्ड। What is the equilibrium concentration of ammonia? Ammonia is required, so concentration of ammonia is required means concentration of ammonia. There is another way to write the concentration of ammonia. I'll tell you that method as well कि concentration के लिए आप ये इस तरह से molar concentration भी use कर सकते हैं, ठीक है। So concentration लेकिन wording में ज़्यादा ठीक रहता है आपका आंसर। So it is unknown. Now next thing is you have to apply your formula for this. Again you have to change your formula because the Kc expression is not following this order that you have to find the concentration of NH3. So what is Kc here? Kc is equals to the molar concentration of your product, the molar concentration of your reactants divided by, okay, divided by molar concentration of reactant. ये अब आपको याद हो जाना चाहिए. Now you have to write your formula as well. So what is the balanced chemical equation for this? So write down the Haring chemical equation. Chemical equation. And what is your chemical equation? Your chemical equation is, ये आपकी next heading है, next line में लिखिएगा. It is nitrogen gas plus hydrogen gas in a reversible reaction to form ammonia, NH3. अब हम इसको बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने का क्या तरीका है कि पहले देखें यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, कोई यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ 2 लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर कर देंगे इसको 2, यहाँ ऐड कर देंगे 2, तो 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2. अब हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर और यहाँ 2 हैं, तो दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, इनको बैलेंस करना है. तो 3 2 6 होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या ऐड, ऐसा नंबर यहाँ ऐड करेंगे 6 हो जाए, तो ये आ गया 3 आपका. So 2 3 6 and 3 2 6 and the hydrogen is balanced. So this is the balanced chemical equation. Now you have to put the values, or before putting the values you can even add your that is molar concentration or given concentration. So starting from Kc value, Kc is equals to मोलर कंसंट्रेशन आपकी कौन सी आ रही है, पहले सबसे पहले आपने जो लिखी थी वो है अमोनिया की. सो NH3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आपकी सेकंड थी हाइड्रोजन. अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जहन में रखें कि क्या आपके पास सारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो थी आपके पास कौन सी थी, फिर हम लिख लेते हैं ताकि फिर आपको याद हो जाए. 3H2 हम ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, एंड 2 अमोनिया 2NH3. अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने 2 को पावर में ऐड कर दिया अमोनिया के साथ, लेकिन यहाँ पर 3 भी आ गया है. तो ये 3 किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, तो हम कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे. क्लियर? नाइट्रोजन के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमने यहाँ इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखा, ये बस N2 था तो हमने एज इट इज़ लिख दिया. Now we can change the formula according to the, we have to find out the molar concentration of ammonia which is unknown, but I can do another method for you. जैसे कि पिछला हमने जो मेथड किया उससे थोड़ा सा चेंज मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि instead of changing the formula expression, put the value directly in the original one. Cleared? तो ओरिजिनल फार्मूला के अंदर ही हम अपनी वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या होगा, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? तो बिल्कुल कर सकते हैं. राइट डाउन हियर द वैल्यू ऑफ Kc. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kc? 0.05 इज इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसकी कोई वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, सो स्क्वायर. और अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो ये 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है. अब हमें दूसरी वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, 0.5 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने वही इंटरचेंज करना है जो हम पहले कर चुके थे.
यहाँ से आपने वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर देना है। तो ये आ गई वैल्यू आपकी यहाँ पर NH3, क्योंकि ये आपके पास फाइंड आउट करने की वैल्यू है जो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे होगी। फिर ये वैल्यू आपने इधर शिफ्ट की तो ये आपके पास हो गया, आप डायरेक्ट लिख दें 0.5 और इसको फिर मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इन दो वैल्यूज़ के साथ जो इसके साथ पहले डिवाइड हो रही थी। तो ये पहले डिनोमिनेटर में थी, अब न्यूमरेटर में आके इनको आप जब शिफ्ट करेंगे तो ये अब मल्टीप्लाई हो जाएंगी KC के वैल्यू के साथ। 0.31 मल्टीप्लाई बाय 0.50 या सिर्फ 0.5 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल वही टेक्निक जो मैंने अभी पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताई थी आपने करनी है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि स्क्वेयरिंग क्यूबिंग जहाँ पर ज़रूरत है वो वहाँ लगा लीजिए। ये ना हो कि बाद में फिर आपको यूनिट मालूम करने में मसला हो। तो देखें यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के साथ क्यूबिंग की हुई है, क्यूब लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है आपने क्यूब यहाँ पर लगाना है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ कोई स्क्वेयरिंग कोई क्यूबिंग नहीं है तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया। बट हियर इन केस ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये जो हमने वैल्यूज़ पुट की हुई हैं यहाँ पर, अब इन वैल्यूज़ में जहाँ हमें ज़रूरत होगी हमने क्यूबिंग या स्क्वेयरिंग करनी है, हमने छोड़ना नहीं है उसको। तो NH3 द होल स्क्वायर तो यहाँ आ गया आपका, 0.5 के साथ कोई क्यूब नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, 0.31 भी ऐसी है, लेकिन 0.5 के साथ जो है वो क्यूबिंग है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे और यानी सॉरी क्यूबिंग कर देंगे और हम यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे इनकी पावर में। ये क्लियर होगी बात आपको, ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ आपका आंसर फिर नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 0.5 की क्यूबिंग यानी 0.5 का क्यूब निकाल लेंगे जो हमारे पास आ रहा है। हम कैलकुलेटर से अगर मालूम करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आएगा ओवरऑल आंसर हम देख रहे हैं, क्योंकि स्टिल बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने ख्याल रखना है। सो 0. ओवरऑल मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.019375 ये ओवरऑल आंसर है मेरे पास। लेकिन मैंने चूँकि इसको स्क्वायर रूट इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर को रिमूव करना है और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैं स्क्वायर रूट कर रही हूँ। अब मेरे पास सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होनी चाहिए, तो ये मेरे पास आ गई है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पर अब मैं इसकी स्क्वायर रूट इसका मालूम कर रही है एंड द स्क्वायर रूट इज़ 0.019375, इट इज़ 0.1392 आ रहा है मेरे पास। आप भी चेक कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर में कि क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं। और थोड़ा सा ये कि आगे पीछे कुछ डेसिमल का फ़र्क हो सकता है या पॉइंट नंबर्स का फ़र्क हो सकता है, बट आपका ये अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो तकरीबन आना चाहिए। अगर मैं 9 को राउंड ऑफ कर दूं या इसकी जगह यानी +1 ऐड कर दूं तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है 0.14 और आंसर मेरे पास आ रहा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ही फाइंड आउट की जाएगी। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ आंसर और रिज़ल्ट ऑफ योर न्यूमेरिकल नंबर 4। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेसन। आई होप कि आपको आज के न्यूमेरिकल्स बेटा अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। सिर्फ आपने करना क्या है कि इनकी अच्छी तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए और जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आ जाएंगे तो हो सकता है कि यही इसी चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है और लॉ ऑफ मास एक्शन की जो मैंने 2 डेरिवेशंस आपको सिखाई थी वो आती हैं। और एक 4 इन क्वेश्चंस में से जो मैंने आज न्यूमेरिकल्स करवाए ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपके कहीं से भी 5 मार्क्स भी या 5 to 10 मार्क्स भी इस चैप्टर में से आ जाते हैं तो मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने बहुत मेहनत से फिर ये सारा वीडियो लेसन सुने और आपका बहुत इसमें फ़ायदा है। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि अच्छा पढ़ेंगे और बहुत कोशिश करेंगे कि अच्छा पढ़ेंगे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सो स्टार्टिंग फ्रॉम Kc वैल्यू, Kc इज़ इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन आपकी कौन सी आ रही है, पहले सबसे पहले आपने जो लिखी थी वो है अमोनिया की। सो NH3 द होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय N2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आपकी सेकेंड थी हाइड्रोजन। अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जहन में रखें कि क्या आपके पास सारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो थी आपके पास कौन सी थी, फिर हम लिख लेते हैं ताकि फिर आपको याद हो जाए। 3H2 हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं एंड 2 अमोनिया 2NH3। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने 2 को पावर में ऐड कर दिया अमोनिया के साथ, लेकिन यहाँ पर 3 भी आ गया है। तो ये 3 किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, तो हम कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। क्लियर। नाइट्रोजन के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमने यहाँ इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखा, ये बस N2 था तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। नाउ वी कैन चेंज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विच इज़ अननोन, बट आई कैन डू अनदर मैथड फॉर यू। जैसे कि पिछला हमने जो मेथड किया उससे थोड़ा सा चेंज मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द फॉर्मूला एक्सप्रेशन पुट द वैल्यू डायरेक्टली इन द ओरिजिनल वन। क्लियर। तो ओरिजिनल फार्मूला के अंदर ही हम अपनी वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या होगा, क्या हम कर सकते हैं ऐसा, तो बिल्कुल कर सकते हैं। राइट डाउन हियर द वैल्यू ऑफ Kc, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kc, 0.05 इज इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसकी कोई वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, सो स्क्वायर। और अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो ये 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब हमें दूसरी वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, 0.5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने वही इंटरचेंज करना है जो हम पहले कर चुके थे। यहाँ से आपने वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर देना है, तो ये आ गई वैल्यू आपकी यहाँ पर NH3, क्योंकि ये आपके पास फाइंड आउट करने की वैल्यू है जो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे होगी। फिर ये वैल्यू आपने इधर शिफ्ट की तो ये आपके पास हो गया, आप डायरेक्ट लिख दें 0.5 और इसको फिर मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इन दो वैल्यूज़ के साथ जो इसके साथ पहले डिवाइड हो रही थी। तो ये पहले डिनोमिनेटर में थी, अब न्यूमरेटर में आके इनको आप जब शिफ्ट करेंगे तो ये अब मल्टीप्लाई हो जाएंगी Kc के वैल्यू के साथ। 0.31 मल्टीप्लाई बाय 0.50 या सिर्फ 0.5 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल वही टेक्निक जो मैंने अभी पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताई थी आपने करनी है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि स्केयरिंग क्यूबिंग जहाँ पर ज़रूरत है वो हाँ लगा लीजिए, ये ना हो कि बाद में फिर आपको यूनिट मालूम करने में मसला हो। तो देखें यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के साथ क्यूबिंग की हुई है, क्यूब लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है आपने क्यूब यहाँ पर लगाना है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ कोई स्केयरिंग कोई क्यूबिंग नहीं है तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया। बट हियर इन केस ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये जो हमने वैल्यूज़ पुट की हुई हैं यहाँ पर, अब इन वैल्यूज़ में जहाँ हमें ज़रूरत होगी हमने क्यूबिंग या स्केयरिंग करनी है, हमें छोड़ना नहीं है उसको। तो NH3 द होल स्क्वायर तो यहाँ आ गया आपका, 0.5 के साथ कोई क्यूब नहीं है कोई स्केयर नहीं है, 0.31 भी ऐसी है, लेकिन 0.5 के साथ जो है वो क्यूबिंग है तो हम इसको स्केयर कर देंगे और यानी सॉरी क्यूबिंग कर देंगे और हम यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे इनकी पावर में। ये क्लियर होगी बात आपको, ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ आपका आंसर फिर नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 0.5 की क्यूबिंग यानी 0.5 का क्यूब निकाल लेंगे जो हमारे पास आ रहा है। हम कैलकुलेटर से अगर मालूम करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आएगा, ओवरऑल आंसर हम देख रहे हैं क्योंकि स्टिल बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने ख्याल रखना है। सो 0. ओवरऑल मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.019375 ये ओवरऑल आंसर है मेरे पास। लेकिन मैंने चूँकि इसको स्क्वायर रूट इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर को रिमूव करना है और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैं स्क्वायर रूट कर रही हूँ। अब मेरे पास सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होनी चाहिए, तो ये मेरे पास आ गई है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पर अब मैं इसकी स्क्वायर रूट इसका मालूम कर रही हैं एंड द स्क्वायर रूट इज़ 0.019375, इट इज़ 0.1392 आ रहा है मेरे पास। आप भी चेक कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर में कि क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं,
और थोड़ा सा ये कि आगे पीछे कुछ डेसिमल का फ़र्क हो सकता है या पॉइंट नंबर्स का फ़र्क हो सकता है, बट आपका ये अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो तकरीबन आना चाहिए। अगर मैं 9 को राउंड ऑफ कर दूं या इसकी जगह यानी +1 ऐड कर दूं तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है 0.14 और आंसर मेरे पास आ रहा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ही फाइंड आउट की जाएगी।